अस्सलाम वालेकुम। थोड़े हैं लोग हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लो। एक सवाल कर रहे थे पिछली क्लास में, लेबर एफिशिएंसी तक कर लिया था। स्प्रिंग 24, ये स्टैंडर्ड कार्ड बताइएगा दोबारा। क्वांटिटी, रेट, टोटल, मटेरियल 10 kg 228, लेबर 2 hours 3338 और वेरिएबल ओवरहेड 354 और फिक्स्ड ओवरहेड्स 3620 और सेल प्राइस 3750 130। वेरिएबल ओवरहेड्स नंबर क्या लगाओ? 7। वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस फॉर्मूला AH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। और चूंकि ये लेबर से लिंक्ड है तो SH AH सब निकाल चुके हुए हैं। AH निकाल चुके हुए हैं 19080। स्टैंडर्ड रेट आर्स लेबर वाले लेने, बाकी ओवरहेड्स का है 177 माइनस वो AH इंटू AR क्या है 6965। ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो 6965 नहीं है भाई, सिर्फ आर्स लेबर वाले लेने हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस SH इंटू SR माइनस AH इंटू SR। SH वही लेबर वाले 22,000 इंटू लेबर से सिर्फ आर्स उठाने हैं, सिर्फ आर्स माइनस एक्चुअल आर्स 19। स्टैंडर्ड रेट लेबर वाला नहीं 177 516। ये वेरिएबल ओवरहेड होगा।
फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस एक ही बात है। जी, बजटेड माइनस एक्चुअल। तो ऊपर टेबल में दोनों फिगर्स दी हुई हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के किसी सवाल को पढ़ाते हुए आपको कहा था ये जो स्टैंडर्ड लिखा ना आप उसको बजट ही समझ लें। तो ये जो 10,000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, तो ये हमारा साल का बजट है। स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट होता है, लेकिन इसको बजट में इसलिए मान रहा हूं क्योंकि इसके अलावा बजट है नहीं सवाल में कहीं। तो अगर 10,000 यूनिट्स के साथ एक कॉलम दिया हुआ है जिसको स्टैंडर्ड कह रहे हैं, तो फिर ये बजट वाला कॉलम है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? 3100 और एक्चुअल 29, 2 लाख फेवरेबल। और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मांगा है या वो एफिशिएंसी और कैपेसिटी मांगा है? वॉल्यूम मांगा हुआ है। वॉल्यूम, इसका फार्मूला होता है अप्लाइड माइनस बजटेड। अप्लाइड के लिए अगर 155 यूज करना है तो ये है 155 पर आर इंटू अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स 155 पर आर इंटू एस एच। और अगर इसको यूज करना है 310 पर यूनिट तो एक्चुअल प्रोडक्शन। तो जिसको मर्जी यूज कर लें। 155 इंटू एस एच 22,000 माइनस बजटेड 3 है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस के अलावा बाकी सारे वेरिएंसेस डन। इनमें से ये जो 4 सामने किए हैं इनमें कुछ पूछना है तो बताएं। चलें सेल वॉल्यूम वेरिएंस समझाता हूं। ये जो वेरिएंस एनालिसिस वाली कहानी शुरू की थी ना, वो कहानी शुरू मैंने यहां से की थी कि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट इनमें डिफरेंस था और इस डिफरेंस को ढूंढना शुरू किया। जब बजट बनाया था तो हमारा प्लान ये था, ये खुद से फिगर्स दिख रहा हूं, हमारा प्लान ये था कि 5,000 यूनिट्स बेच लेंगे, लेकिन असल में हम सिर्फ 4,000 यूनिट्स बेच सके। और अभी फिलहाल जितने बनाए उतने बेच दिए, यानी अभी स्टॉक को इग्नोर करता हूं। 4,000 यूनिट्स हमने बेचे। अभी तक जो सेल प्राइस वेरिएंस निकाला है, सेल प्राइस वेरिएंस, उसके फार्मूले में कितने यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 4,000 के 5,000, 4,000। फिर जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस निकाले हैं वो सब के सब, यानी एसक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसएच कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी जितने यूनिट्स बने उनके लिए कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितने ओवरहेड्स। तो अब तक हमने जितने भी वेरिएंसेस पढ़े हैं वो सारे के सारे इन 4,000 यूनिट्स को सामने रख के कैलकुलेट किए गए। सेल प्राइस वेरिएंस भी यही था कि जो 4,000 यूनिट्स बिके
कितने का बिकना था, कितने का बिका। मटेरियल लेबर ओवरहेड सारे वेरिएंसेस यही थे कि जो 4000 यूनिट्स बने उन पे कितना खर्चा आना चाहिए था और कितना खर्चा आया। यानी सेल प्राइस, मटेरियल लेबर ओवरहेड सब कंसिडर कर लिए, लेकिन वो सारे के सारे 4000 यूनिट्स को सामने रख के हैं। इस प्रॉफिट और इस प्रॉफिट में फर्क सिर्फ सेल प्राइस डिफरेंट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स डिफरेंट की वजह से आया है। इन 1000 यूनिट्स का भी तो फर्क पड़ा है। तो अभी तक हमने इस 1000 यूनिट्स के डिफरेंस को तो कंसिडर ही नहीं किया। अभी तक सारे वेरिएंसेस किस बेस पे निकाले हुए हैं? 4000 यूनिट्स की बेस पे, जबकि दोनों प्रॉफिट्स में फर्क 1000 यूनिट्स ना बिकने की वजह से भी है। इसको कहते हैं सेल वॉल्यूम वेरिएंस। तो फर्क सेल के यूनिट्स जितने बजट किए थे और जितने एक्चुअली बिके उनके डिफरेंस की वजह से भी है। अभी तक कोई डिफरेंस उसको, कोई वेरिएंस उसको नहीं पकड़ना था। तो अब हम सबका नेट एक ही वेरिएंस निकालेंगे इन 1000 यूनिट्स के लिए। दोबारा ये आखिरी जुमला भी पसंद नहीं आया। अब तक हमने निकाला है सेल प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस क्या कवर कर रहा है? जितने यूनिट्स बिके उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए थी, कितनी प्राइस हुई। यानी सेल प्राइस का फर्क इन 4000 यूनिट्स के लिए। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स सब क्या क्या कवर कर रहे हैं? इन 4000 यूनिट्स के लिए कितने खर्चे होने चाहिए थे, कितने खर्चे हुए। तो अभी तक हमने जितने वेरिएंसेस निकाले हैं उन्होंने इन 4000 यूनिट्स ही की सेल और कॉस्ट को कंपेयर करके रीजन ढूंढा है। 1000 यूनिट्स का अभी तक कोई जिक्र नहीं आया। 1000 यूनिट्स की सेल प्राइस का भी कहीं हमने कोई हिसाब नहीं किया और कॉस्ट का भी नहीं किया। तो हम सेल प्राइस और कॉस्ट सबको नेट करके बस वो नेट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कहलाता है सेल वॉल्यूम वेरिएंस। और इसके फार्मूले दो हैं, और दो इसलिए हैं कि डिपेंड करता है बिजनेस किस फिरके का मानने वाला है। अगर बिजनेस मानने वाला है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तो फार्मूला कुछ और है, और अगर बिजनेस मानने वाला है मार्जिनल कॉस्टिंग का तो फार्मूला कुछ और है। करना क्या है? 1000 यूनिट्स को इस्तेमाल करना है। और 1000 यूनिट्स कैसे निकल रहे हैं? बजट क्वांटिटी जो सेल सोची थी और जो एक्चुअल क्वांटिटी सेल हुई। एक्चुअल ज्यादा हुआ तो फेवरेबल है, एक्चुअल कम हुआ तो फेवरेबल है। तो इसलिए ना बुजुर्गों ने फार्मूला बनाया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी सेल पहले रखा है माइनस बजट क्वांटिटी सेल बाद में रखा है। ये आगे 1000 यूनिट्स इनटू, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है बिजनेस तो स्टैंडर्ड कार्ड के मुताबिक प्रॉफिट पर यूनिट, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो क्या फर्क पड़ेगा? ये नहीं होगा। और फिर जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस के दोनों फार्मूले पढ़ लें किताब में। सेल वॉल्यूम वेरिएंस के दोनों फार्मूले पढ़ लें। अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन फॉलो करता है तो, और अगर मार्जिनल फॉलो करता है तो। एक्चुअल क्वांटिटी और बजट क्वांटिटी सेल का डिफरेंस 1000 यूनिट्स इनटू, अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन का मानने वाला है तो इससे मल्टीप्लाई, और अगर मार्जिनल का मानने वाला है तो ये आंसर कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। फिर मार्जिनल होगा तो फिर ये लाइन नहीं होगी ना, है ना। तो फिर जो इसका और इसका डिफरेंस निकलेगा वो कंट्रीब्यूशन होगा। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस के दोनों फार्मूले देख लें। हाँ जी, चलें, इस सवाल का नंबर 2 मैंने खाली जगह छोड़ी हुई थी। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, ये बिजनेस किस फिरके का है? कैसे पता? स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए इस पे फार्मूला लगेगा एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस बजट क्वांटिटी सेल इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। एक्चुअली यूनिट्स बिके 11000, बजट सोचा था 10000 इनटू 130 13। ये था जी 15 नंबर का सवाल, स्प्रिंग 24। क्या हुआ?
क्या करूं तारों को? मैं इधर हो जाऊं? तो मैं तो सुबह से ऐसे ही खड़ा होता हूं। तो वो तो वहां खड़े हुए भी ऐसे ही हो रहा था। हाँ, स्प्रिंग 24। चलें लेवल और बढ़ाते हैं थोड़ा। अच्छा, इस चैप्टर के मैं फार्मूले चूंकि आपको किताब से ही साथ पढ़ा रहा हूं ना, तो मैंने इसमें काफी सारे एग्जाम नोट्स लिखे हुए हैं, तो वो भी ना आपको ना किताब से ही पढ़ा देता हूं, क्योंकि फार्मूले किताब से लेके चल रहा हूं, वरना तो मैं जिस चैप्टर में किताब नहीं खुलवा रहा होता तो नहीं खुलवा रहा होता। तो इसमें जब हम बुक से कर ही रहे हैं, तो मैंने ना कुछ एग्जाम नोट्स लिखे हुए हैं, तो कुछ एग्जाम नोट्स पढ़ाता हूं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं, वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गई। सवाल की रिक्वायरमेंट या तो स्ट्रेट वेरिएंस कैलकुलेशन हो सकती है, अभी 2 सवाल किए हैं, या फिर एक चीज हो सकती है जिसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। इसको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी कहा हो सकता है। वेरिएंसेस निकाल लिए, वेरिएंसेस का भी सवाल हो सकता है, और वेरिएंसेस कैलकुलेशन के अलावा या स्ट्रेट सवाल ही रिकंसिलिएशन बनाने का हो सकता है। किसको रिकंसाइल करना है? ये वही बात है जो मैंने कहानी शुरू की थी। इसमें हमने बजटेड प्रॉफिट से शुरू करना है और क्या प्लस माइनस करते जाना है। हाँ जी, वेरिएंसेस, और प्लस करना है कि माइनस करना है? बस जो जो आंसर निकला हुआ है, जो प्लस निकला है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, जो नेगेटिव निकला है नेगेटिव लिखते हैं। और वेरिएंसेस लिखने हैं तो लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस भी लिखना है, और लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी लिखना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस लिख देंगे तो डबल हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी लिखे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी लिखे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी लिखे। नहीं, प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस लिखना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी लिख दिया तो वो तो डबल डबल हो जाएगा। तो हमने सारे वेरिएंसेस लिखने, और दिस प्लस माइनस वेरिएंसेस करके जो आंसर है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर है तो ये होती है रिकंसिलिएशन। और इसके लिए आप आ जाइए पेज, पता नहीं कौन सा, रिकंसिलिएशन देख लें कौन सा पेज है, 200। नई बुक है तो रिकंसिलिएशन नई है तो 200 है, पुरानी आपके पास जो बुक है वहां से पेज देख लीजिएगा। पहुंचे इस पेज पे, रिकंसिलिएशन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। हाँ जी, पहुंचे। बस एक थोड़ा सा अदब ये है कि 2 कॉलम बना लें, कुछ ना बड़ा मसला नहीं है वैसे, लेकिन चलें थोड़ी तमीज कर लेते हैं। 2 कॉलम बना लेते हैं, सेल वेरिएंसेस अलग कर लेते हैं, कॉस्ट वेरिएंसेस अलग कर लेते हैं। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ना बनाए 2 कॉलम, डायरेक्टली एक ही कॉलम बना लें, बहुत है। अब मैंने देखे इसमें सारे के सारे वेरिएंसेस छाप दिए जो हमने एक एक करके निकालने सीखे हैं, और पहले भी बता चुका था, यहां तसल्ली के लिए दोबारा लिख दिया। एक्चुअल प्रॉफिट से जस्ट ऊपर देखें जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस होगा ही तब अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मानने वाला है। इसके नीचे मैंने ना एग्जाम नोट्स लिखे हुए को 8-9, इनमें से मैं आपको जो बता चुका वो नंबर 1 है, पढ़ लें, नंबर 3 पढ़ लें, और नंबर 4 पढ़ लें। 1, 3, 4 पढ़ लें, ये कहीं ना कहीं बता चुका हूं मैं। 3 अभी भी बताया, और 1 पहले सवाल करते हुए बताया था।
एग्जाम नोट्स 1, 3 और 4 पढ़ लीजिए, ये बता चुका हूं। हाँ जी, 1, 3, 4। अच्छा, 6 भी बता चुका हूं। हाँ जी। और फॉर्मेट की शक्ल देखें दोबारा जरा। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की लाइन आ रही है। अगर सवाल में अलग से रिक्वायर्ड कहीं ना कहीं हमें पार्ट ए में कहीं नाम लेके मिल जाता है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि हम फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस भी निकालें, तो फिर रिकंसिलिएशन के अंदर वॉल्यूम वेरिएंस की लाइन की जगह वो दोनों लाइनें आ जाएंगी। ये बात मैंने नोट नंबर 7 में लिखी हुई। इसी तरह से ना कुछ क्लासेस के बाद बताना है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के भी दो टुकड़े होते हैं, एक मिक्स वेरिएंस होता है, एक यील्ड वेरिएंस होता है। सेम बात उनके लिए भी है, तो पॉइंट नंबर 7 भी पढ़ लें। पॉइंट नंबर 1, 3, 4, 6 और 7 अब कहां है, पढ़ लें। यानी अभी तो मैंने किसी सवाल में जितने यूनिट्स बनाए थे उतने ही बेचे ही किए हैं। हो सकता है बनाए और हो, बेचे और हो। तो हम जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस ले रहे थे वहां पर हम एक्चुअल प्रोडक्शन ले रहे थे, सेल्स नहीं। अभी अगला सवाल कराऊंगा, उसमें प्रोडक्शन और सेल में फर्क है। तो जो कॉस्ट वेरिएंसेस लेने हैं उसमें हमने एक्चुअल प्रोडक्शन यूज करनी होती है, ये लिखा है बस। हाँ जी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, ये अभी जो जस्ट स्प्रिंग 24 पूरा किया है उसमें हमने यही काम किया है। पॉइंट नंबर 2 देखें। कि हो सकता है हमें स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन देने की बजाय कोई नंबर ऑफ यूनिट्स का बजट दे दिया, तो उसी से अगर पर यूनिट निचोड़ लेंगे तो वो स्टैंडर्ड कार्ड ही होगा। अभी पिछले साल में यही किया था, 10,000 यूनिट्स का दिया हुआ था, हमने उसको पर यूनिट कर लिया तो वो स्टैंडर्ड कार्ड बन गया। तो ये मैंने 2 में लिखा हुआ। अच्छा, बाकी फिर बाद में आएंगे आस्ता आस्ता। चलें अब यहां तक की मेहनत का सवाल करते हैं। भाई नहा धो के फ्रेश होके एक्टिव होके बैठे हैं आप? नहीं ना? चाय पीनी है? हाँ तो भी ब्रेक दूंगा तो पियाना जाके फिर। स्प्रिंग 16 करते हैं सॉल्व। स्प्रिंग 16, स्प्रिंग 2016। इस चैप्टर की प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह के लिए बहुत अच्छा सवाल है। बाकी मैं चैप्टर्स में नहीं मेंशन किया करता कि कौन सा रिवीजन के लिए अच्छा है, लेकिन ये जरूर कहता हूं ये बहुत अच्छा सवाल है। स्प्रिंग 16 अटेम्प्ट का सवाल है, सीमा एंटरप्राइजेस के नाम से। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। बुक में क्वेश्चन नंबर 15 बन रहा है। स्प्रिंग 16 अटेम्प्ट है, सीमा एंटरप्राइजेस। क्या मसला है इसका? अच्छा वो कर लेंगे, आप पढ़ें, स्प्रिंग 16 पढ़ें।
तो आ रही है, फिर गिर जाएगा, कुछ मेरे पे वाइब्रेशन होगी तो गिर जाएगा वो। इमरान ये गिर जाएगा, फिर कुछ तार निकल जाएगी। हाँ उसमें तार में फंसा दे। अगर वाकई पढ़ रहे हैं, पढ़ लें। तो मैंने 2 दफा पढ़ लिया यार अब तो। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? एक तो सवाल के डेटा से आइडिया हो जाता है, दूसरा रिक्वायरमेंट बी, reconcile the budgeted profit with actual profit using relevant variances under marginal costing। marginal costing होने से क्या फर्क पड़ेगा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आएगा और सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ वही है। तो पार्ट बी से पता चल रहा है कि वेरिएंस का सवाल है। अच्छा रिक्वायरमेंट ए क्या है? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, फिर कंप्यूट, बस सिर्फ कंप्यूट करने को कहा, कोई इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहा, बस कंप्यूट करने को कहा है। वो एक ब्रैकेट में भी निकाला जा सकता है इसमें ना। और हमेशा हर सवाल के लिए गाइडेंस है कि ऐसा अगर सवाल है, जैसे पार्ट ए में उसने कहा है प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें और पार्ट बी में कहा है कि रिकंसाइल कर दें वेरिएंसेस निकाल के, तो मेरा मशवरा यह है कि पहले वेरिएंसेस की कैलकुलेशन में जाना, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल कैलकुलेशन होती है, हमें सारी पूरी पिक्चर नजर आ जाती है। सारी मेहनत हो चुकी होगी, फिर पार्ट ए करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वरना अगर मैं सिर्फ पार्ट ए सॉल्व करूंगा तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सवाल में वेरिएंसेस रिक्वायर्ड हैं तो फिर हमने बहुत सारी डिटेल कैलकुलेशन की होगी, एक्चुअल आवर्स निकाले होंगे, एक्चुअल वेज रेट निकाला होगा, एक्चुअल मटेरियल निकाला होगा। तो इसलिए पहले वेरिएंसेस करिएगा पार्ट ए के लिए पेज छोड़ के, पहले हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे, फिर वापस पार्ट ए पे आएंगे। क्योंकि अगर वेरिएंस मांगे हैं तो हमने उसकी कैलकुलेशन में बहुत सारी मेहनत कर लेनी है, तो वो पार्ट ए में इजीली काम आ जाएगी। तो मैं इसका पार्ट ए नहीं, पहले पार्ट बी कर रहा हूं। एक पेज पार्ट ए के लिए छोड़ा, पार्ट बी रिक्वायर्ड क्या है, तो फिर मेन नजर रिकंसिलिएशन आनी चाहिए, बाकी सब फिर 2 पेज छोड़ के वर्किंग्स में चलेंगे। ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 16। पार्ट ए, पहले पार्ट ए रिक्वायर्ड है तो तमीज है कि पहले पार्ट ए करें। अच्छा ये कोई इसमें गुना नहीं मिलेगा, ना ही नंबर कटेंगे अगर आप पहले पार्ट बी कर देंगे तो, लेकिन मेंशन कर देना कि पार्ट बी कर रहे हैं, एग्जामिनर को पता चले कि किस चीज का आंसर है। अगर प्रॉपर मेंशन कर दें तो पार्ट ए के पहले पार्ट बी भी हो सकता है। अभी बहरहाल पहले पार्ट ए करूंगा, 1 पेज छोड़ा, पार्ट बी में रिकंसिलिएशन बनाएंगे, 2 पेज छोड़े, वर्किंग्स में आ गए। अब हमने वेरिएंसेस का सवाल सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड कार्ड। स्टैंडर्ड कार्ड के बारे में सवाल में क्या गाइडेंस अवेलेबल है? सबसे पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि ये जो पहला टेबल नजर आ रहा है ये दिसंबर का बजट है या पूरे साल का बजट है? दिसंबर का फॉर दी मंथ ऑफ दिसंबर का है। तो ये जो पहला टेबल बना हुआ है ये बजट है। अब यहां पर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वहीं से निचोड़ के यहां स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे फिर सब एक्चुअल डाटा शुरू हो गया है। इस टेबल के नीचे पैराग्राफ एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी थी, एक्चुअल सेल्स इतनी थी, पॉइंट नंबर 1 मटेरियल वाज इशूड, तो उसके बाद सारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन आ गई है। तो हमारे पास ये जो पहला टेबल बना है ना, यहीं से ही निकलना है स्टैंडर्ड जो निकलना है।
अब यहां से देखें स्टैंडर्ड के लिए मटेरियल की हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। 10,000 यूनिट्स के लिए 5,000 केजी मटेरियल है, तो फिर एक के लिए 0.5। 10,000 यूनिट्स के लिए 5,000 किलो है, तो एक के लिए आधा किलो। अब आप चाहें इस रेट को पहले निकाल लें, चाहे तो टोटल वाला कॉलम पहले निकाल लें। 10,000 यूनिट्स के लिए 9 मिलियन रुपए का मटेरियल, तो एक यूनिट के लिए 900। और अगर 900 रुपए आधा किलो है तो 1 किलो। ये इस बजट वाले टेबल से नहीं जोड़ा है। 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है और 5,000 किलो है, तो हम तो एक यूनिट का स्टैंडर्ड कार्ड बना रहे होते हैं, तो एक यूनिट के लिए आ गया आधा किलो। आप चाहे 1800 निकाल ले पहले, चाहे 900 निकाले, मैं दोनों बता देता हूं। पहले मैंने बताया 900 निकालना। 10,000 यूनिट्स के लिए 9 मिलियन रुपए की मटेरियल कॉस्ट, तो एक यूनिट के लिए 900 रुपए। और अगर आधा किलो इंटू ये 900 है तो फिर ये 1800। और अगर आप चाहें तो 1800 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? 9 मिलियन रुपए के 5,000 किलो, तो डिवाइड कर दें, कितना आ गया? 1800। और दिस इंटू दिस करें तो ये आ गया। सेम कहानी लेबर के साथ। 10,000 यूनिट्स के लिए 24,000 घंटे, तो एक के लिए 2.4। 3.6 मिलियन रुपए 24,000 आवर्स के। 3.6 मिलियन रुपए 24,000 आवर्स के, तो एक आवर का 150। और दिस इंटू दिस 360। और चाहे तो ऐसे कर लें, 3.6 मिलियन रुपए 10,000 यूनिट्स के, तो एक यूनिट का 360। और इससे डिवाइड करेंगे तो याद है वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन आर से लिंक है कि लेबर आर से? अगर लेबर आर से होते तो यही 2.4 लिख देते, लेकिन वो मशीन आर से हैं। 10,000 यूनिट्स के लिए 2,000 मशीन आवर्स, तो फिर एक के लिए 10,000 जाग रहे हैं। 10,000 यूनिट्स के लिए 2,000 मशीन आवर्स, 5 कहां से आ गया? 0.2 आवर। हाय 2,000 आवर्स हैं 10,000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट के लिए 5। वाह। 0.2। 4.4 मिलियन के ओवरहेड्स खर्च होंगे 2,000 मशीन आवर्स के लिए, एक के लिए कितना? 2200। और दिस इंटू दिस 440। ये मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स निकाले हैं। ये 6 फिगर्स 9 फिगर्स हैं आपके सामने, तसल्ली कर लें। कुछ फिगर नहीं पता तो बताएं बेटा। स्टैंडर्ड कार्ड के तीनों लाइनें मार्जिनल कॉस्टिंग है कि एब्जॉर्प्शन है, तो इसलिए बस ये फिक्स की लाइन नहीं आएगी। इसका कर दिए टोटल
1700 और सेल प्राइस वो भी इन्हीं की तरह कैसे निकालें पर यूनिट 25 मिलियन रुपए है डिवाइडेड बाय 9800 10,000 नहीं 9800 2551 तो 851 ये प्रॉफिट आ गया अब तो लिख ही दिया मैंने कंट्रीब्यूशन ये स्टैंडर्ड कार्ड बन गया स्टैंडर्ड कार्ड डन चले जी अब हम निकालते हैं सारे वेरिएंसेस एक एक करके सेल प्राइस वेरिएंस से शुरू हो जाते हैं सेल प्राइस वेरिएंस फार्मूला एक्चुअल क्वांटिटी सेल इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सेल स्टैंडर्ड प्राइस तो ये क्या होता है टोटल एक्चुअल सेल्स तो बजट के नीचे वाले पैराग्राफ में दी हुई है एनुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वाज 12,000 वेयर एज एसई अर्नड रेवेन्यू ऑफ 30 मिलियन रेवेन्यू ये सेल्स है तो 30 मिलियन की सेल्स है तो ये हो गया रेवेन्यू यानी सेल्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सेल 11,000 इंटू 2551 अच्छा आप ना फार्मूले के अंदर फिगर्स पूरी पूरी लिखिएगा 30M ना कर देना क्योंकि वो कैलकुलेटर पे आपसे गलती हो जाएगी हाँ जो फाइनल आंसर आया वो बेशक आप पूरी फिगर की बजाय मिलियन लिख दें चलिए मिलियन ही बता दें 1.94 मिलियन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैसे कुछ कैलकुलेटर में वो M का बटन भी होता है शायद कि नहीं नहीं कुछ में देखा मैंने अच्छा सेल वॉल्यूम वेरिएंस सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला एक्चुअल क्वांटिटी सेल और माइनस बजट क्वांटिटी सेल इनटू चूंकि मार्जिनल कॉस्टिंग वाला बिजनेस है तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन एक्चुअल क्वांटिटी सेल 11,000 माइनस बजट कितने सोचे थे सेल 9800 ये टेबल की पहली लाइन इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 851 मिलियन ही बता दीजिएगा 1.02 मिलियन पॉजिटिव क्या क्या मतलब सेल वॉल्यूम है इसका ब्रेकअप फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम का था वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस यहां तक पहले पहुंचे फिर बताता हूं
जी यहां तक ओके। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए सवाल में ढूंढना है कि केस 1 है कि केस 2 है। तो केस 2 है, मटेरियल परचेज और मटेरियल यूज्ड फर्क है, और जिनको फर्क नजर नहीं आ रहा तो वो शर्म करें। पॉइंट नंबर 1 शुरू ही यहां से हो रहा है, 5700 kg वॉज इशूड, और अगली लाइन में परचेजेस 15,000 किलो लिखी नजर आ रही है। तो परचेजेस 15,000 और मटेरियल यूज्ड 5700, तो फर्क है। अब अगर केस 2 है तो सिनेरियो ए है कि सिनेरियो बी है? ए है कि बी है? क्यों ए है? बी है। पॉइंट नंबर 1 से अगला सेंटेंस भी पढ़ के देख लें। रॉ मटेरियल्स आर वैल्यूड यूजिंग फाइफो मेथड, तो ये एक्चुअल है भाई। फाइफो एफ को तो एक्चुअल कॉस्ट है ना। अजीब अजीब शक्लें बना रहे। जब मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट वाली चीज पढ़ाई थी ना, तो अगर बिजनेस फाइफो एफ को यूज करता है तो वो असल है। फाइफो क्या है? इतने पुराने पड़े हुए थे, इतने के और आए, फिर इतने के और आए, तो ये तो एक्चुअल चीजें हैं सारी। तो अगर बिजनेस फाइफो या एफ को यूज करता है, इसका मतलब है कि वो एक्चुअल कॉस्ट यूज कर रहा है। तो वो स्टैंडर्ड वाली बात कहां से आ गई? वो फिनिश गुड्स के लिए लिखा हुआ है लास्ट सेंटेंस, लास्ट पॉइंट। वो फिनिश गुड्स की पॉलिसी है। हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस में मटेरियल की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 फिनिश गुड्स की बात हो रही है। एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। मटेरियल के लिए क्या बात हो रही है? पॉइंट नंबर 1 रॉ मटेरियल्स आर वैल्यूड यूजिंग फाइफो यानी एक्चुअल। तो केस 2 है, कैसे पता? परचेजेस और यूजेज में फर्क है। और सिनेरियो बी है, कैसे पता? फाइफो है। तो उस सूरत में प्राइस वेरिएंस में भी AQ यूज्ड आता है। AQ यूज्ड है 5700 इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। $1800, 1 किलो की कॉस्ट ले रहे हैं हम। 1800 माइनस 57 में कौन सा रेट लगा दूं? नहीं, ए में नहीं रेट लग जाएगा, ये लाल मकड़ी से पूछना पड़ेगा। फाइफो मेथड है। 5700 किलो किन में से यूज हुए होंगे? पहले ओपनिंग वालों में से हुए होंगे। वो जो ओपनिंग के अंदर 3000 किलो थे, पहले वो यूज हुए होंगे। कितने रुपए वाले? 5 पॉइंट। और 5700 है, बाकी 2700 न्यू वाले में से यूज हुए होंगे। कितने? 2700। भाई 5700 कंज्यूम हुए ना, फाइफो मेथड लगा रहा हूं भाई। ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? जितने किलो यूज हुए उनकी कॉस्ट। तो फाइफो मेथड से मैं मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल रहा हूं। फाइफो मेथड है, पहले इनमें से इस्तेमाल हुए होंगे, फिर बाकी 2700 नए वाले में से इस्तेमाल हुए होंगे। नया वाला कितने का था? 1750 का था। 26 मिलियन के तो 15,000 किलो हैं, तो ए कितने का था? तो दिस इंटू दिस। ये मैंने AQ यूज इंटू AC ही किया है, लेकिन अलग अलग रेट्स वाले किलो थे, तो वो फिर अलग अलग रेट लगाया है। ये 3000 फाइफो है, तो ये 3000 सारा का सारा यूज हो गया होगा, और बाकी 2700 इस 57 में से 3 के अलावा वो फिर नए वाले में से इस्तेमाल हुए होंगे। तो नए वाले के लिए 26.25 को 15,000 से डिवाइड किया। ये 1750 जिनको समझ नहीं आया वो ये दो हरी मकड़ियों से पूछते हैं। 26.25 मिलियन डिवाइडेड बाय 15,000। है जी। ये हमने सिर्फ सिंबॉलिकली याद रखा हुआ है।
ये फिगर हमने 10.43 कर ली कैलकुलेट। ये हमने AQ इंटू AC ही किया है। FIFO था ना, इसलिए कुछ AQ पे कुछ और AC है, कुछ AQ पे कोई और AC है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही टोटल किलो और एक ही रुपीस पर किलो होगा। FIFO था इसलिए अलग अलग रेट्स लगाने पड़े हैं। हाँ जी, मिलियन में क्या आ गया? 0.17 एडवर्स। मटीरियल यूजेज वेरिएंस। SQ इंटू SC माइनस AQ यूज्ड इंटू SC, और SQ निकाला करते हैं जी। SQ कैसे निकालते होते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 12,000। बजट के नीचे पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, बजट के नीचे पहली ही लाइन, इंटू 0.5। तो SQ हो गया 6,000 इंटू SC माइनस AQ यूज्ड इंटू 1800। पॉइंट फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस, केस 1 है, केस 2 है। मटेरियल परचेज मटेरियल यूज बराबर है? नहीं बराबर, शाबाश, मैं लेबर की बात कर रहा हूं। सवाल में कहीं आइडल टाइम का जिक्र है, कहीं पर आवर्स वर्कड आवर्स पेड के कोई फर्क का हिंट, तो बस फिर केस 1 है। लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अब इनमें से एक एक करके चीजें लाते हैं। एक्चुअल आवर्स कहां है? चले पॉइंट 2 समझाता हूं। टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर कहते हैं कि वर्कर्स छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, तो हम इस बात को कम करने के लिए, टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो हमने इससे बचने के लिए उनकी वेजेस 10% बढ़ा दी। किससे बढ़ा दी? स्टैंडर्ड से। उसका असर यह हुआ कि वर्कर्स जितना काम करते थे, 1 यूनिट बनाने में घंटे लगाते थे, 5% बेहतरी आ गई, यानी टाइम 5% कम लग गया। तो इससे हमें 2 चीजें पता चल गई, AH भी निकाल सकते हैं और AR भी निकाल सकते हैं। दोनों निकालता हूं।
ए एच में उन्होंने कहा है कि 5% कमी आ गई। किससे 5% कम? तो अगर एक यूनिट बनाने पे हमने स्टैंडर्ड रखा था 2.4, तो इसका 0.95 लगा। लेकिन ये तो पर यूनिट है ना, ए एच तो हम टोटल निकाला करते हैं इंटू 12,000, 27360 आवर्स। इसी तरह ए आर 10% महंगा, इससे 10% महंगा, तो स्टैंडर्ड रेट था 150 रुपए पर आवर, तो ये हो गया इतना। लेकिन ये तो हाँ ठीक है, कितना? 165। ये पॉइंट नंबर पता नहीं क्या 2 की अंग्रेजी पढ़ के देख लें बेटा, ये लाल लाल वाली बातें समझ आई कि नहीं? पॉइंट 2 की अंग्रेजी फिर पढ़ लें। वेज रेट 10% महंगा कर दिया स्टैंडर्ड से, तो स्टैंडर्ड से 10% महंगा कर दिया, एक्चुअल रेट आ गया। उसका फायदा ये हुआ कि लेबर की एफिशिएंसी 5% इंप्रूव कर गई स्टैंडर्ड से, यानी जितना स्टैंडर्ड टाइम लगाना था 5% उससे कम लगाया। तो ए एच 27,360 इंटू स्टैंडर्ड रेट 150 माइनस 27,360 इंटू 165 मिलियन में बता दें 0.41 एडवर्स। फेवरेबल, चलो फेवरेबल अच्छा और भी था। एक वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग, एक वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और एक फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग, ये करके तो मगरिब पे कर लेते हैं ब्रेक। ए एच लेबर वाले, मशीन आवर्स, तो मशीन वाले ए एच किधर है? 2100। पॉइंट नंबर 3, 2100 मशीन आवर्स वर वर्कड, फुल स्टॉप। ये एक्चुअल आवर्स हैं, तो ए एच हो गया 2100। स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड्स 2200 माइनस ए एच इंटू एक्चुअल रेट। ये मकड़ी से पूछते हैं क्या कहता है एक्चुअल रेट के बारे में सवाल।
पॉइंट नंबर 3, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स आर एज अंडर, डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एज अंडर, बस ओवरहेड्स। पहले 2 बुलेट पॉइंट तो नाम से पता चल रहा है ये फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। तीसरा बुलेट पॉइंट ऑल अदर, ऑल अदर, तो ऑल अदर में फिर वेरिएबल भी आ गए, वर 4% इन एक्सेस ऑफ बजट। अच्छा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की ओरिजिनल शक्ल रेट की होती है, तो अगर कहा जा रहा है कि ये 10% महंगे हो गए तो ये रेट की बात हो रही है, तो 4% ये 2200 महंगा हो गया। डबल 2 डबल 8, मिलियन में बता दें, प्लस माइनस। अच्छा, अभी मैं पास पेपर का बोर्ड पे तीसरा साल कर रहा हूं, वो तो मैं ही करे जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुश्किलें क्या क्या आ रही हैं इसमें? तो क्या मुश्किल लग रही है? सवाल जागने के अलावा और क्या मुश्किल आ रही है? मकड़ी। ये इधर जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। वर्किंग 9, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स निकाल चुके, नहीं निकाल चुके, फिर मकड़ी से पूछ लेते हैं। SH 12,000 इंटू 2400 इंटू स्टैंडर्ड रेट 2200 माइनस एक्चुअल आवर्स 2100 इंटू स्टैंडर्ड रेट 2200। और लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कहां गया? मार्जिनल कॉस्टिंग है इसलिए नहीं होगा। बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 3.8 मिलियन माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स किधर है? पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन जितनी सोची थी उतनी ही रही, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट जितना सोचा था उतना ही रहा, ऑल अदर यानी इन दोनों के अलावा। तो 3.8 में से इन दोनों के अलावा, 3.8 में से इन दोनों के अलावा क्या बचा? 1। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 16 लाख 1, 12 लाख 1, और वो जो 1 मिलियन था वो ये हो गया। ये दोबारा 3.8 थे बजटेड, इस 3.8 के उन्होंने 3 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी ये जो बजटेड है, जो डेप्रिसिएशन हमने बजट की थी एक्चुअल भी उतनी हुई, जो रेंट सोचा था एक्चुअल भी इतना ही हुआ, तो जो बाकी थे ये 4% बढ़ गए, तो ये 16, 12 और ये 4% बढ़ गए, तो बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस मिलियन में 0.4।
अच्छा, लेक्चर नंबर तो ये मैं सवाल खत्म करके एंड करूंगा, मगरिब की ब्रेक करना है। पार्ट बी, रिकंसिलेशन बनानी है, किसको किससे रिकंसाइल करना है? तो फिर पहले पार्ट ए पे चलते हैं, बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे तो रिकंसाइल करेंगे ना। पार्ट ए के लिए पेज खाली छोड़ा है, पार्ट ए पे आ जाते हैं। अच्छा, वो एक स्टूडेंट ने एक पॉइंट कहा है जी, रिपीट कर दें तो मैं रिपीट कर देता हूं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 3.8 मिलियन थे, इसमें रेंट कितना था? 1 पता नहीं, रेंट कितनी है? 2। डेप्रिसिएशन ये पूरा 3.8 बन गया, तो फिर बाकी क्या है? ये होंगे कोई और, कुछ सैलरीज हो सकती हैं, कुछ और हो सकता है। तो 3.2 के अंदर इन दोनों के अलावा अदर्स हैं। ये जो 0.3 के लास्ट बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है ऑल अदर ओवरहेड्स, तो वो इनकी भी बात हो रही है। फिर इसके अलावा 0.3 में जो ओवरहेड्स का वर्ड है वो सिर्फ ओवरहेड्स है या फिक्स्ड ओवरहेड्स है? ओवरहेड्स है, तो वेरिएबल ओवरहेड भी इसी में ही कहीं है। तो वो जो ऑल अदर है उनमें ये 1 मिलियन भी है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी है, तो इसलिए ऑल अदर से ये वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब भी निकाला है और ये वाले अदर्स का मतलब भी निकाला है। पार्ट ए, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने को कहा है, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाने को कहा है सच, लेकिन प्रॉफिट निकालना है तो इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ सकती है। तो पार्ट ए, चूंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है तो प्रॉफिट तक पहुंचने से पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल पहले कंट्रीब्यूशन निकलती है, फिर प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। अगर वो कहता ना बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाए, इनकम स्टेटमेंट, तो हम सारी लाइनें लिख के दिखाते। सिर्फ बजटेड प्रॉफिट निकालने को कहा है, कंप्यूट करने को कहा है, तो ये ब्रैकेट के अंदर भी कर सकता हूं मैं। कैसे? बजट हमने कितने यूनिट्स बेचने का बजट बनाया था? 9800। ये क्या किया मैंने? स्टैंडर्ड के मुताबिक एक यूनिट पे हम 851 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, भी स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ है। ये क्या बन गया? बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन, ये माइनस क्या किया? फिक्स्ड, तो बजटेड प्रॉफिट आ गया कितना? सेलिंग एक्सपेंसेस तो है ही नहीं ना कहीं, तो बस नेट ही है 4.5। 9800 को मैंने डायरेक्टली 851 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट माइनस कर ली। और पार्ट ए में क्या कहा है? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 851 को 11,000 से मल्टीप्लाई कर। क्यों भाई? 851 तो स्टैंडर्ड फिगर है, हमें सारी की सारी एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल मटेरियल, एक्चुअल लेबर सारे निकालने पड़ेंगे, तो एक तरह से हमें इनकम स्टेटमेंट ही बनानी पड़ जाएगी। सेल्स 30 दी है टेबल के नीचे, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहा, प्रॉफिट कंप्यूट करने को कहा है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। और मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसलिए ये वाली इनकम स्टेटमेंट बन रही है। ओपनिंग फिनिश गुड्स थे कोई? नहीं, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स तो हो गया डैश। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसमें क्या क्या शामिल होता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये निकाली हुई है, ये 10.43, और लेबर, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट ही है 27,360 इंटू 165, 4.51।
वेरिएबल ओवरहेड्स, ये मैंने यहां मिटा दिया, नहीं ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है। 2100 इंटू 4.80। एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग वाली इनकम स्टेटमेंट की शक्ल बन रही है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। 7 4 क्लोजिंग फिनिश गुड्स, 12,000 बनाए, 11,000 बेचे, 1,000। लास्ट सेंटेंस सवाल का, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वो कितनी है स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई? कंट्रीब्यूशन नहीं, 1700। आखिरी सेंटेंस का ये मतलब है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट होती तो इसको 12,000 से डिवाइड करते, 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाती, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग लिखनी है ना, अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी एक्चुअल कॉस्ट पे मैयर होती तो ये 12,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, इसको 12,000 से डिवाइड करके 1 यूनिट निकलता, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन कंपनी की पॉलिसी क्या है, तो ये 1700 स्टैंडर्ड कार्ड से उठा के लिखा मैंने। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई 18.0। और ऐसा इनकम स्टेटमेंट तो बना नहीं रहे जो कंट्रीब्यूशन लिख के दिखाएं, बस इसमें से फिक्स्ड एफओएच कर देते हैं माइनस। कितने हैं एक्चुअल? 3.8। तो एक्चुअल प्रॉफिट बन गया 8.12। ये हो गया पार्ट ए। नहीं, ये पहले पार्ट बी की वर्किंग की थी। और पार्ट बी के लिए पेज क्या छोड़ा हुआ है? रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन की हेडिंग देके पहली लाइन क्या आएगी? 4.5। फिर सारे वेरिएंसेस एक एक करके लिखें और उन सब का प्लस माइनस करें तो एंड टोटल इंशाल्लाह 8.12 आएगा। कर दें। अच्छा चलो, मरने वाले हो गए, पार्ट बी के सोल्यूशन में देख लें रिकंसिलिएशन। 4.5 से शुरू किया हुआ है, ये सारे वेरिएंसेस एक एक करके लिखे हैं और एंड आंसर 8.12 आ रहा है। फोर 4.5 था वो ऊपर, 4 था। बल्कि सोल्यूशन देखेंगे तो और अजीब परेशान हो जाएंगे, आप पेज पे ही लिख लें। वो राउंडिंग ऑफ का फर्क। चलो जी, लेक्चर 59 बस।